नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 12। यह वीडियो जो है यूपी, जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी जैसे जितने भी एग्जाम हैं जो टीचिंग से संबंधित है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और आप जानते हैं कि जीडीसी, जीआईसी के एग्जाम में जो है जनरल स्टडी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा होगा? ऑप्शन ए है अगस्त ऑफर, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन 3 है क्विट इंडिया मूवमेंट और ऑप्शन 4 है इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसको जो है ये कोड दिया गया है, ए बी सी डी में से चुनना है कि इनका क्रम कौन सा होगा। तो सबसे पहले अगस्त ऑफर को अगर आप देखें तो ये 8 अगस्त 1940 को आया था, ठीक है, अगस्त ऑफर। इस मिशन को देखें तो ये मार्च 1942 में आया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट आप जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। तो आप अगर क्रम मिलाएंगे तो सबसे पहले इसमें जो घटना होगी वो 8 अगस्त 1940 होगी, यानी कि 1 नंबर पहले होगा। जो है ये 17 अक्टूबर 1940 वाला होगा, यानी कि 4 नंबर। उसके बाद 2 नंबर और 3 नंबर सबसे लास्ट में होगा। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए कि अगस्त ऑफर कब आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ और इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ। दूसरा प्रश्न है, गिनी गुणांक का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है इनकम इनइक्वालिटी, किसी भी देश में रहने वाली जनसंख्या के बीच आय असमानता कितनी है, इसको मापने के लिए जो है इनकम इनक्वालिटी कितनी है, इसको नापने के लिए गिनी कोएफिशिएंट यानी कि गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 360, ऑप्शन बी है आर्टिकल 368, ऑप्शन सी है आर्टिकल 352 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 368। तो ये जो दो आर्टिकल हैं ये आपातकाल से संबंधित हैं। ये जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल से। और ये जो आर्टिकल है ये है संविधान संशोधन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी संविधान संशोधन आर्टिकल 368 से संबंधित है। और वहीं अगर 352 की बात की जाए तो ये जो है राष्ट्रीय इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल इसके तहत लगाया जाता है। और 356 आप जानते होंगे, इससे जो है स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है, जिसे राज्यपाल शासन भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर बी। नंबर 4 है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पृथ्वी के किन दो परतों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है क्रस्ट और मेंटल, ऑप्शन बी है मेंटल और कोर, ऑप्शन सी है ऊपरी और निचला मेंटल और ऑप्शन डी है बाहरी और आंतरिक कोर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको डायग्राम को देखना होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी का जो है ये भाग दिया गया है, यानी कि जो ऊपरी भूपर्पटी होती है, उसके बाद मेंटल होता है और कोर होता है। तो इनको बांटा गया है। तो इसमें पूछा गया है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ पाई जाती है, किसके बीच पाई जाती है? तो आप देख रहे हैं कि लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में पाई जाती है। तो मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है। तो इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं मेंटल और कोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ये डायग्राम आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे मैं टेलीग्राम जो है टारगेट विथ नीतीश आप सर्च करिएगा तो आ जाएगा, उस पर आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5 है, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है जड़त्व वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी है द्रव्यमान जड़त्व की माप है, ऑप्शन सी है भारी वस्तुओं में कम जड़त्व होता है और ऑप्शन डी है जड़त्व केवल विराम अवस्था वाली वस्तुओं में पाया जाता है पर कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको जड़त्व जानना चाहिए। जड़त्व किसी वस्तु की वो अवस्था है जो, कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो उसे गति अवस्था में ही बनाए रखना चाहती है, और अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, इसको जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व जो है
वो किसी भी वस्तु के मास पे निर्भर करता है। अगर मास ज्यादा है, अगर किसी वस्तु का मास ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी जो है ज्यादा होगा। ठीक है, जड़त्व भी ज्यादा होगा। अगर मास कम है तो जड़त्व भी कम होगा। तो भारी वस्तुओं में कम जड़त्व होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। ये जो है केवल विराम अवस्था वाली वस्तुओं पर कार्य करता है। मैंने बताया कि अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही बनाए रखना चाहता है, अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनाए रखना चाहता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। द्रव्यमान जड़त्व की माप है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जड़त्व वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि जड़त्व निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसके संदर्भ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। यानी कि जो भी जड़त्व होता है वो वस्तु के मास के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि मास बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा और मास घटेगा तो जड़त्व भी घटेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो राजकोषीय जो ये फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट है, ये अटल बिहारी के समय में 2000 ईस्वी में जो है पेश किया गया था ये कानून, और 2003 में जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि लागू कर दिया गया। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पब्लिक फंड है, जनता का पैसा है, उसको कैसे जो है उचित तरीके से खर्च किया जाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए सरकार पे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राजकोषीय घाटे को कम करना और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ये 2000 में अटल बिहारी के सरकार में पेश किया गया था और 2003 से ये लागू है, ये एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन तहकीक ए हिंद का लेखक था। ऑप्शन ए है अल बिरूनी, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है इब्न बतूता और ऑप्शन डी है अब्दुल रजाक। तो तहकीक ए हिंद के लेखक जो है वो है अल बुरनी। राइट आंसर हो जाएगा अल बुरनी। इसमें जो रिहला लिखा गया है ये जो है इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रिहला। ठीक है। और ये जो अल बिरूनी है ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, तो आपको 3 एडिशनल फैक्ट हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अल बिरूनी का है तहकीक हिंद का लेखक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुजनेट्स वर्क आर्थिक विकास और किसके बीच के संबंध का वर्णन करता है। तो कुजनेट्स कर्व जो है ये वास्तव में बताता है कि जब किसी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, यानी कि आर्थिक विकास होता है, तो उस देश में जो है आय असमानता शुरू शुरू में बढ़ती है और बाद में घटती है। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण का भी क्षरण होता है उसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, क्योंकि पेड़ काटे जाएंगे, इंडस्ट्री लगाए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसमें पर्यावरण को नुकसान होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें आप ये देख लीजिए, इनइक्वालिटी जो है, सबसे पहले जब ये होता है आर्थिक विकास तो इनइक्वालिटी शुरू शुरू में बढ़ती है, बाद में जो है घटने लगती है। तो ये कर्व जो दिया गया है इसी को जो है हम क्या कहते हैं, कज कुजनेट्स वर्क। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। ऑप्शन है आकाश का नीला रंग, ऑप्शन बी है हीरे की चमक, ऑप्शन सी है तारों का टिमटिमाना और ऑप्शन डी है इंद्रधनुष का बनना। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो उदाहरण है प्योर रूप से वो है हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेटो प्रोटोकॉल 1997 एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ये है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने के लिए ये समझौता हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कनिष्क के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो कनिष्क के शासन काल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था ये कनिष्क के समय में।
और तृतीय बौद्ध संगति जो है ये अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है। और प्रथम जो बौद्ध संगति है ये अजात शत्रु के समय में जो है, अजात शत्रु के समय में राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में, राजगृह। और इसी तरह जब अगर द्वितीय बौद्ध संगति की बात की जाए तो ये कालाशोक के समय में वैशाली में हुई थी। कालाशोक के समय में कहाँ हुई थी? वैशाली में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 फैक्ट मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 12 है, जल निकाय में यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है घुलित ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि यूट्रोफिकेशन क्या है। तो यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब जल में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो उसी को जो है यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शैवालों में वृद्धि हो जाती है और पानी की जो गुणवत्ता होती है वो खराब हो जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, फास्फोरस की अधिकता हो जाती है और ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है। तो यहाँ घुलित ऑक्सीजन की कमी मात्रा हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 360, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रोरिंग फोर्टिज रेफर्स टू विच टाइप ऑफ वाइंड? रोरिंग फोर्टिज किस प्रकार की हवाओं को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है ध्रुवीय हवाएं, ऑप्शन बी है व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन सी है पछुआ हवाएं और ऑप्शन डी है मानसूनी हवाएं। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि रोरिंग फोर्टिज क्यों कहते हैं इसको। ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से लेके 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है चलने वाली पछुआ हवाएं हैं। ठीक है। और ये जब चलती हैं तो बहुत तीव्र गति से चलती हैं और इसके कारण जो है समुद्रों में जो है लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसी कारण इनको जो है रोरिंग फर्टिज कहा जाता है, यानी कि दहाड़ने वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पछुआ हवाएं। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में जो है नोबेल प्राइज जीता था। तो आइए एक नजर डालते हैं कि कौन कौन नोबेल पुरस्कार जीत चुका है। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में लिटरेचर के क्षेत्र में जीता था। उसके बाद सीवी रमन ने जो है 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में जीता था। मदर टेरेसा 1979 में जीती थी, शांति का सबसे पहले नोबेल ये पाई। और अमर्त्य सेन जो है 1998 में इकोनॉमिक केसेस में इन्होंने जीता था। कैलाश सत्यार्थी 2014 में। अब कुछ ऐसे भारतीयों का नाम देख लेते हैं जो भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत की सिटीजन वो नहीं रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ हरगोविंद खुराना है 1968, मेडिसिन के क्षेत्र में इन्होंने जीता था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में जीता था। और वेंकटरमन रामाकृष्णन 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में जीता था। और अभिजीत बनर्जी जो है लेटेस्ट 2019 में इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में इन्होंने जीता था। तो कुल कितने लोग हुए? कुल जो है 9 लोग हुए जो अभी तक नोबेल प्राप्त कर चुके हैं, जो भारतीय मूल के हैं या भारत के हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुद्रा और संतुलन बनाए रखने को नियंत्रित करता है? तो सबसे पहले हम मानव मस्तिष्क को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मानव मस्तिष्क का मैंने सीन दिया है आपको। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो सेरिब्रम होता है और ये जो आगे का हिस्सा होता है, ठीक है, इसको हम जो है माथा जिसको बोलते हैं ये होता है सेरिब्रम। ठीक है। और पीछे का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। और जो बीच का हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम। और मेडुला ओब्लिगेंटा जो है वो बीच वाले हिस्से का ही भाग है। तो अब ये देख लेते हैं कि किसका क्या काम है। तो सेरिब्रम जो है ये याद करने के लिए काम आता है और जो भी आप वॉलंटरी एक्शन यानी कि स्वैच्छिक कार्य करते हैं जो आपके इति पे निर्भर करता है, जैसे बोलना, भाषा समझना, हाथ पैर हिलाना, तर्क करना, ये जो है सेरिब्रम का काम है, जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम। और सेरिबेलम का जो काम है वो मानव मस्तिष्क को जो है मुद्रा और संतुलित करने का काम करता है। ठीक है। और
ब्रेन स्टेम जो है, जो मध्य भाग है, जिसमें मेडुला ऑब्लिगेंटा पाया जाता है, ये जो है नॉन ऐसे काम करने के लिए सहायक करता है जो आपके इच्छा पे निर्भर नहीं करता है, जैसे पलक झपकना हो गया, पसीना आना हो गया, ठीक है। इसी तरह श्वसन और हृदय का धड़कना, ये जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा द्वारा निर्धारित नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न था कि कौन सा मस्तिष्क का भाग मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा सेरिबेलम, राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और ये आगे का मस्तिष्क जो होता है, माथा जिसको बोलते हैं, ये सेरिब्रम ही होता है। और याद करने का काम और जितने भी स्वैच्छिक काम है उसको ये करने के लिए उपयोगी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विशेष रूप से किसके संरक्षण के उद्देश्य से है? ऑप्शन ए है आर्द्रभूमि, ऑप्शन बी है ओजोन परत, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय वन, और ऑप्शन डी है प्रवासीय पक्षी। तो सबसे पहले आप जानिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कब हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था, और ये जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित संधि है। इसी तरह क्वेट्रो प्रोटोकॉल मैंने बताया था आपको, क्वेट्रो प्रोटोकॉल ये 1997 में हुआ था, और ये जो है ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से संबंधित है। ग्रीन हाउस CO2 जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु फाउंडेड स्वराज पार्टी इन 1923? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। और इसको जो है, इसमें CR दास जो है ये प्रेसिडेंट बने थे, और मोतीलाल नेहरू जो है ये सेक्रेटरी बने थे इस पार्टी का, ठीक है। तो आपको ये दोनों प्रश्न एडिशनल रूप से याद होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन बना था और सेक्रेटरी कौन बना था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्टैगफ्लेशन किसका संयोजन है? ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन उस अवस्था को कहते हैं जब उच्च बेरोजगारी दर हो जाए और विकास दर एकदम घट जाए, ठीक है, या ठहर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठहरा हुआ विकास या उच्च मुद्रास्फीति, महंगाई दर बढ़ जाता है और बेरोजगारी दर भी बढ़ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। और संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार जो बनाया गया वो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया था, और 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, दल बदल विरोधी कानून। और 73वां संविधान संशोधन तो आप जानते ही हैं कि पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, द ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो है ये है ग्रेट बैरियर रीफ। और जिस स्टेट से सटा हुआ है उसका नाम है क्वींसलैंड, और जो समुद्र से जुड़ा हुआ है ये कोरल सी से जुड़ा हुआ है, और ये है हिंद प्रशांत महासागर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस हार्मोन को अक्सर शरीर का आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन, और ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो अक्सर शरीर का आपातकालीन हार्मोन जो है एड्रेनलिन को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलती है जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, और मानव को ये किसी भी आपातकालीन स्थिति से कैसे उसका सामना करना है उसके लिए तैयार करती है ये हार्मोन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस गवर्नर द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में शुरू की गई थी। तो आप जानते हैं 3 प्रकार की जो है व्यवस्था थी। एक थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक थी स्थायी बंदोबस्त, और एक थी महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। तो
जो अस्थाई बंदोबस्त था इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ये 1793 में आया था। इसमें जो है जमींदार जो है किसानों का मालिक बन गया था। और महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये राजस्थान उजस्थान के इलाके में थी। और इसमें जो है गांवों का समूह जो है एक तरह से जो है भूमि पर स्वामित्व रखता था। और गांव का मुखिया जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों को देता था। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये साउथ में थी। और इसमें जो है रैयत यानी कि किसान ही जो है डायरेक्ट टैक्स देते थे अंग्रेजों के। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड कर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में उच्चतम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको जानना होगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी किसे कहेंगे? तो जब कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बना लेता है, यानी कि जितना ऊर्जा उत्पादन करता है, और टोटल ऊर्जा को वो अपने सांस जब लेता है वो, या अपनी जो भी प्रक्रियाएं करता है उसमें जितना खर्च कर देता है उसको जब घटा देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। ठीक है, मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसी पौधे ने 500 यूनिट ऊर्जा जो है बनाया। ठीक है, 500 जूल यूनिट, और उसने खर्च कर लिया आपका 200 यूनिट अपने श्वसन की प्रक्रिया में, या जो भी पौधे के आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं उसमें खर्च कर लिया। तो जो 500 में से हम जब 200 घटा लेंगे तो उसके पास 300 बच गया है। इसी को हम क्या बोलेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर एरिया। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? तो ये उस कटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए है रेफ्रैक्शन, ऑप्शन बी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, और ऑप्शन डी है विवर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो है ये टोटल आंतरिक रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन पे कार्य करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूरत विभाजन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस जो है ये सूरत अधिवेशन के दौरान जो फूट पड़ी थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा के लिए की गई थी? तो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए जो है ये सरकारी आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था, और 1988 में इसने रिपोर्ट दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, धान के खेतों और मवेशियों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो धान के खेतों और मवेशियों में जो है सबसे ज्यादा जो है मेथेन गैस उत्सर्जित होती है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, और CO2 भी उत्सर्जित होती है। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो मेथन दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वाधिक मात्रा में मेथन उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तिगत सिद्धांत जो राज्य हड़प नीति है किसके द्वारा व्यापक रूप से लागू किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है ये सर्वाधिक लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 105, ऑप्शन बी है आर्टिकल 108, ऑप्शन सी है आर्टिकल 110, और ऑप्शन डी है आर्टिकल 112। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का जो प्रावधान करता है वो आर्टिकल 108 करता है। और कौन जो है इसकी अध्यक्षता करता है? वो जो है आर्टिकल 118 इसका प्रावधान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये रहा आज का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।